morning everyone. Welcome to Integrity Career Academy लातूर महाराष्ट्र. आई होप आप सभी का एग्ज़ाम हो चुका होगा और काफ़ी अच्छे ढंग से आपने एग्ज़ाम दिया होगा. तो चलिए उस एग्ज़ाम की एक बार हम आंसर की डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में आपकी क्लास 6 के 1 से लेके 100 क्वेश्चन सारे डिस्कस किए जाएंगे डिटेल वाइज. कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी टाइप में रहेगा, लेकिन पूरा जनरली आपको करेक्ट आंसर की मिलेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आइए सर, आप वीडियो को स्टार्ट करिए. सर थैंक यू. तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाल वैज्ञानिकों. देखो आज पहला क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी का है. द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज इट्स एग्स ऑन द लीव्स ऑफ द डेड डैश प्लांट. ठीक है, यानी कि जो कोई प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है, ठीक है, वो क्या करती है, कौन से प्लांट के लीव्स पर क्या करती है, वो एग्स करती है. ठीक है, वो उसमें क्या है, तो मिल्क वीड जो है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, रुई प्लांट बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या इसका आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे. जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे. ऑड वन आउट ढूंढना है हमें. सेडिमेंटेशन, फर्मेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन. तो आपको दिख ही रहा होगा कि जो सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है या फिर डिस्टिलेशन है, इसका यूज हम सैंड में से वाटर को अलग करने के लिए करते हैं. दूसरी बात, जो ये सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, ये तीनों के तीनों फिजिकल प्रोसेस में आते हैं, लेकिन फर्मेंटेशन में केमिकल रिएक्शन होती है. तो ऑड वन आउट में केमिकल रिएक्शन वाला आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट सवाल देखिए. कंप्लीट द कोरिलेशन. हमें कोरिलेशन बनाना है कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, तो एरोप्लेन किस रीजन में फ्लाई करेगा. अरे भैया सिंपल सी बात है, ट्रोपोस्फीयर में फ्लाई करेगा. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आइए सर. थैंक यू सर. तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, कि स्टडी द गिवन फूड चेन एंड व्हाट एनिमल और प्लांट वुड बी प्रेजेंट एट टी. तो देखो यहाँ पर टी क्या है, हमें पता करना है. तो पी क्या है हमारा, तो पी हमारा यहाँ पर प्रोड्यूसर होगा. ठीक है, पी हमारा यहाँ पर प्रोड्यूसर होगा. और देन हमारा क्यू क्या होगा, कि क्यू हमारा यानी कि जो प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट को जो खाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवरस बोलते हैं. तो क्यू क्या है हमारा, हर्बीवरस होगा. ठीक है, और हर्बीवरस को कौन खाता है, तो कार्निवरस खाते हैं. ठीक है ना, तो यस क्या होगा हमारा, कार्निवरस होगा. ठीक है, और कार्निवरस को कौन खाते हैं, कि जो कोई टॉप कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कार्निवरस को खाते हैं. ठीक है, तो टी हमारा क्या है, तो टॉप कंज्यूमर्स है. ठीक है ना, तो यहां पर देखो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, व्हीट है, व्हीट तो नहीं आएगा. देन बी डियर है, और सी क्या है, लॉयन है. तो लॉयन हमारा क्या है, टॉप कंज्यूमर्स है. ठीक है ना, ओके. देन नेक्स्ट है देखो. थैंक यू सर. अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन. है ना, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन का कौन एग्जाम्पल नहीं है ना. अब ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन के बारे में आपको बता दो, फिक्स पॉइंट के बीच में वो रोटेट करते हैं, तो सी सो आपको पता है 2 पॉइंट के बीच में करता है, तो यह ऑसिलेटरी है ना. दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक, वो कौन सी रोटेशन करता है, मोशन करता है, वो सर्कुलर मोशन करता है, ऑसिलेटरी मोशन नहीं करता. है ना, तो हमको यहीं से आंसर पता चल गया. बाकी स्विंग है वो ऑसिलेटरी करता है, और रिंगिंग बेल वो भी हैमर जो है बार बार 2 पॉइंट के बीच में स्ट्राइक करती है, तो ये भी कौन सी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है अगला सवाल. कह रहा है इट इज डिफिकल्ट फॉर शुगर टू डिजोल्व इन कोल्ड वाटर. ठंडे पानी में शुगर जल्दी डिजोल्व नहीं होता, उसका क्या रीजन है. तो आप सबको पता होगा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, क्या कहेंगे हम, सॉल्युबिलिटी. एक सेकेंड. हाँ, सॉल्युबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के. इसका मतलब जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. ठंडे पानी का मतलब टेम्परेचर क्या कर दिया आपने, कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. देखो पहला कह रहा है शुगर इनसॉल्युबल, शुगर तो सॉल्युबल होता है. दूसरा कह रहा है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एज द टेम्परेचर डिक्रीज. बिल्कुल सही बात है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी. दूसरा वाला सही है. तीसरा कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जब टेम्परेचर कम कर, गलत कह रहा है.
चौथा कह रहा है कि शुगर ज्यादा भारी है आइस से, इसलिए वो नहीं डिजोल्व हो रहा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। टेम्परेचर कम कर दिया आपने तो सोलिबिलिटी। आइए सर। थैंक यू सर। अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। एक कार इज ट्रेवल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड दे रखी है वो किस में दे रखी है? 72 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, और आपको बताना है उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, है ना। मीटर पर सेकंड में आपको ऑप्शन बताना है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जब भी हम जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से, है ना। तो 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18, 18 4 से कितना आएगा? 72, और 4 इंटू 5 कितना आंसर आ रहा है? 20 मीटर पर सेकंड, है ना। ये किलोमीटर पर आवर था, इसको हमें किस में चेंज करना था? मीटर पर सेकंड में चेंज करना था। इजी क्वेश्चन है। ओके सर, थैंक यू सर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द प्रॉपर रीजन ऑफ द टंग टू टेस्ट द फॉलोइंग फूड आइटम्स, ठीक है। नीचे या क्या 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 है आपको कि जो कोई फूड आइटम्स वगैरह है वो फूड आइटम्स दिए हैं, ठीक है। हमें पहचानना है कि यहाँ पर जो रीजन्स होते हैं तो यहाँ पर कौन से रीजन में क्या है, कौन से टाइप की जो टेस्ट बर्ड है वो टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो पी वाला जो है, तो पी क्या है हमारा? जो कोई बिटर वगैरह टेस्ट होती है ना, तो बिटर वगैरह टेस्ट क्या होती है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, बिटर वाले। देन नेक्स्ट है कि जो क्यू वाला होता है, तो क्यू वाला कौन से रिकॉग्नाइज करता है कि जो सोर टेस्ट वगैरह होते हैं ना, वो सोर टेस्ट क्या करता है? क्यू वाला यहाँ पर बर्ड रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। देन देखो जो कोई आर होता है ना, आर क्या करता है कि जो कोई सॉल्टी वगैरह होता है ना, उसको क्या करता है? वो टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है, आर वाले यहाँ पर जो बर्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। देन यस जो है, तो यस क्या करता है? जो कोई स्वीट वगैरह होता है ना, उसको टेस्ट क्या करता है? वो पहचानता है, ठीक है ना। यस क्या है हमारा? यस से यहाँ पर स्वीट है, ठीक है। अब देखो कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? टेस्ट वो यानी कि वो पहचान रहा है, ठीक है ना। देखो करेला जो है हमारा डी, यानी कि पी जो है हमारा क्या है? यहाँ पर करेला आएगा। करेला क्या है? बीटर है, ठीक है। देन टैमरिन जो है, टैमरिन क्या है हमारा? यहाँ पर सोर है, ठीक है। तो टैमरिन क्या आएगा? सोर टेस्ट से पहचान लगा। देन यहाँ पर क्या है? सॉल्टेड पीनट। सॉल्टेड पीनट कहाँ पर है? यहाँ पर आर पर, वो क्या है? सॉल्टी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि डेट। डेट क्या है? स्वीट है, तो ये हमारा यस यहाँ पर स्वीट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। चलो थैंक यू सर। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार इट प्रोड्यूस साउंड, है ना। जब भी वो साउंड प्रोड्यूस होता है तो आपको क्लियरली पता है कि जो एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस है साउंड, तो वाइब्रेशन होगा। और वाइब्रेशन कहाँ से होता है? वो जब भी आप गिटार को क्या कर रहे हो? प्लग्ड कर रहे हो, तो जो स्ट्रिंग है उसमें क्या होते हैं? वाइब्रेशन होते हैं, और वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हमारा वाइब्रेशन विड्थ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं, द मेटल ऑफ द स्ट्रिंग नहीं, द लेंथ, ये यहाँ पे दिख रहा है वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग की वजह से ये साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। ओके सर, थैंक यू। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि मशरूम प्रोवाइड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेड, ठीक है ना। तो देखो मशरूम जो होता है ना, वो क्या करता है हमें कि प्रोटीन वगैरह क्या करता है? प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पर? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेट लिफ्टर, जो बॉडी बिल्डर जो वेट उठाते हैं, तो वो वेट उठाने से पहले वो पाउडर क्यों लगाते हैं अपने हाथ पे? तो ये तो सबको पता है, ताकि फिसल ना जाए उनके हाथों से वेट। तो पहला कह रहा है टू मेक द मेटल रोड मोर स्लिपरी, मेटल रोड को स्लिपरी थोड़ी करेंगे। दूसरा कह रहा है टू स्ट्रेंथन द ग्रिप ऑन द रोड बाय रिड्यूसिंग हैंड मॉइस्चर, बिल्कुल सही बात है, हाथ का मॉइस्चर रिड्यूस करता है, कम करता है, ताकि ग्रिप अच्छी बन सके। तीसरा कह रहा है इंजरी से बचने के लिए, हाँ एक कंसर्न है, पर दूसरा ज्यादा बेटर आंसर है। चौथा कह रहा है टू रिड्यूस द वेट ऑफ द मेटल, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट वाला सवाल, कह रहा है कि वाटर इवेपोरेट फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन द लीफ। तो लीफ के ऊपर पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, आप सब जानते हैं, जहां से वाटर का इवेपोरेशन होता है। स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा कह रहा है कि रूट एब्जॉर्ब वाटर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लीफ से वाटर का ट्रांसपीरेशन होगा तो रूट प्रेशर जनरेट होगा, और रूट प्रेशर की वजह से रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्या समझ पा रहे हो? लीफ से पानी उड़ेगा तो वो नीचे प्रेशर कहेगा कि हमें पानी दो,
और हमें पानी दो तो रूट फिर जमीन से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो दोनों सही बात है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज द कॉज ऑफ स्टेटमेंट 2, कि स्टेटमेंट ये 1 हो रहा है तभी तो 2 हो रहा है, कि ट्रांसपीरेशन हो रहा है तभी तो रूट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को। समझ में आ रही है बात? तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे ये वाला। इसमें हमसे पूछ रहा है कि वाटर इज केप्ट इन अ वेसल, एक वेसल के अंदर वाटर रखा गया है, तो टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बना हुआ है। तो ये कह रहा है कि टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा, तो क्या कारण है टेम्परेचर के ना बदलने का? अगर पानी ठंडा होता तो भैया टेम्परेचर बढ़ता, अगर पानी गर्म होगा तो टेम्परेचर थोड़ा रूम टेम्परेचर के लेवल पे आने की करता, क्योंकि पानी पहले से ही रूम टेम्परेचर पे है इसीलिए उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब माइक्रोफोन के बारे में पूछा है। अब ये जो मैं पकड़ा हूँ ये भी एक तरह का क्या है, माइक्रोफोन है, जो क्या करता है, साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है ना। तो इसमें आप क्या लिखोगे, माइक्रोफोन वाला बताना है ना आपको। माइक्रोफोन में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी ये नहीं होगा, है ना। और इसमें क्या आएगा, साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी ये भी नहीं है। पर माइक्रोफोन जो है वो हमेशा साउंड एनर्जी को इसमें कन्वर्ट कर रहा है, वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है कि डैश इज द मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर होगा इसका? तो एग्रीकल्चर वाला आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा इंडिया का क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच कैविटी कंटेन्स ओनली वन ऑर्गन। ठीक है, ऐसी बॉडी की कौन सी कैविटी है कि जिसमें सिर्फ क्या है, एक ही ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो कौन सी कैविटी है ऐसी? तो हमारी ए क्रैनियल कैविटी है। ठीक है ना, क्रैनियल कैविटी में क्या होता है, क्रैनियल कैविटी में हमारा ब्रेन होता है। ठीक है ना, तो सही आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या कह रहा है? कह रहा है गर्मियों के मौसम में मीरा वाटर बॉटल लेकर जाती है स्कूल में, और उसकी वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, मतलब आर पार पानी दिखेगा। एक दिन वन डे शी फॉरगेट हर बॉटल इन द स्कूल, वो उस बॉटल को स्कूल में भूल गई। बॉटल के अंदर स्टिल हैड सम वाटर लेफ्ट, वाटर बॉटल के अंदर अभी भी थोड़ा सा वाटर बचा हुआ था। द नेक्स्ट डे शी ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द एम्प्टी बॉटल। मतलब मान लो अगर ये बॉटल है, अगर ये एक सेकेंड, अगर ये बॉटल है, इसमें अगर थोड़ा सा पानी बच गया था, तो नेक्स्ट डे जब उसने जाके देखा तो खाली जगह में ऐसे ऐसे पानी के ड्रॉपलेट बन रहे हैं। तो कैसे बन रहे हैं ड्रॉपलेट? पहले पानी उड़ा होगा तो उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। फिर उसके बाद वाटर वेपर ठंडा होके वाटर की ड्रॉपलेट बना रहा है, तो क्या हुआ होगा, कंडेंसेशन। मतलब वहां पे दो प्रोसेस हुए होंगे, सबसे पहले इवेपोरेशन, उसके बाद कंडेंसेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि पहले इवेपोरेशन फिर कंडेंसेशन। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में दो मिसिबल लिक्विड को अलग किया जाता है, और डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल होता है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट में उनके डिफरेंस होना चाहिए। पहला कह रहा है दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम, इसलिए गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम से कम 373 केल्विन होना चाहिए, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जरूरी नहीं है, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है देयर बॉइलिंग पॉइंट शुड बी डिफर्ड बाय 25 केल्विन। बिल्कुल सही बात है, कम से कम दो मिसिबल लिक्विड के बीच में
25 केल्विन का या 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना जरूरी है। तीसरा सही है। चौथा कह रहा है दोनों में से एक का टेम्परेचर 373 होना चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए। आइए 19 नंबर सवाल देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है 19 नंबर सवाल कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में एक मेटल के पीस को 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखा है उसने, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ मोस्ट टू लीस्ट कोरोड, कि सबसे ज्यादा जल्दी कोरोजन मतलब जंग किस में लगेगी और सबसे धीरे धीरे कोरोजन किस में होगा। तो देखो चौथे वाले ऑप्शन में उसने आयरन को पेंट कर दिया है। हम लोहे को क्यों पेंट करते हैं? ताकि उसमें जल्दी जंग ना लगे। तो सबसे हमें जाना था मोस्ट से लीस्ट की तरफ, तो सबसे कम लीस्ट फोर्थ वाले में होगा। तो देखो ना ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि सबसे लीस्ट 4 पहले दूसरे में है। अब बताओ सबसे जल्दी किस में होगा? तो एसिड जल्दी रिएक्शन करता है, तो मोस्ट में 3 आ गया। तो देखो आंसर मिल गया। उसके बाद एसिड के बाद दूसरे नंबर पे ज्यादा जल्दी कौन करेगा? वाटर करेगा, फिर एयर करेगा। 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? मोस्ट से लीस्ट की तरफ गए। आइए सर। तो सर देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो कोई स्टेप्स है वो स्टेप्स हमें करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की स्टेप्स है। तो पहले देखो कि क्या आएगा यहाँ पर, चिविंग ऑफ फूड इन द माउथ। ठीक है, तो पहला हमारा आएगा सेकेंड। ठीक है ना। देन नेक्स्ट आएगा कि केमिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय स्टमक, यानी कि जो फूड होता है वो क्या करते हैं हम केमिकली उसका ब्रेकडाउन करते हैं स्टमक के अंदर। ठीक है, तो सेकेंड क्या आएगा हमारा, ये थर्ड वाला हमें सेकेंड आएगा यहाँ पर। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा कि जो कोई फूड वगैरह है उसके जो कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ना वो क्या हो गया यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा उसका। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा यहाँ पर ये थर्ड आएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट देखो कि पैसेज ऑफ वेस्ट थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है तो उससे क्या होगा कि जो वेस्ट वगैरह है वेस्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड, तो यहाँ पर आएगा ये फोर्थ आएगा। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो पहले थर्ड, नेक्स्ट सेकेंड कौन सा है यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, 2 यस, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा, 2 3 1 4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेचुरल सब्सटेंस इसमें से कौन है जिसका यूज किया जाता है क्लॉथ को वॉश करने में? तो आप जानते हैं कि ये जो सोप है ये डिटर्जेंट है, ये केमिकल्स की मदद से बनाए जाएंगे। तो सोप और डिटर्जेंट, तो इसका आंसर आएगा नहीं। इसका आंसर आएगा रीथा। रीथा को हम सोप नट्स भी कहते हैं, जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, और इसका यूज करके हम क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं क्लोथ्स को। साथ में शैम्पू की भी तरह भी इसको शैम्पू की तरह यूज किया जाता है शिकाकाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए सर। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द स्टैपल फूड ऑफ द हेवी रेन रीजन ऑफ द महाराष्ट्र इज। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा बाजरा आएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो कि हेवी रेंज रीजन्स वगैरह होते हैं ना उसके अंदर क्या होते हैं, हम बाजरा वगैरह यहाँ पर ग्रो करते हैं। देखो राइस की बात करें तो हम यह इंडिया के अंदर आएगा ना। ठीक है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर, महाराष्ट्र में बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। देन नेक्स्ट है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ रॉन्ग, यहां से हमें क्या करनी है, रॉन्ग पेयर को ढूंढना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा कि एंट एंथिल है, देन एलिफेंट डेन है, डियर टॉल ग्रास है, हनी बी हनी कॉम्ब है। ठीक है, यानी कि ये जो एनिमल्स है, ये जो एनिमल्स है इसकी क्या दी है यहाँ पर, नेस्ट दी गई है, यानी कि जो लिविंग प्लेस है ना वो लिविंग प्लेस के बारे में यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन सा आएगा हमारा, डियर जो है जिसका ये इनकरेक्ट पेयर है, क्योंकि एंट जो है तो उसकी जो नेस्ट होती है वो जहां पर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम एंथिल बोलते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट एलिफेंट जो है उसकी जो प्लेस है उन्हें क्या बोलते हैं, हम डेन बोलते हैं। देन हनी बी जहाँ कहाँ पर रहती है, तो हनी कॉम्ब के अंदर रहती है, इसलिए इसका आंसर क्या है, तो हमारा डियर है, टॉल ग्रास है, तो उसका आंसर हमारा ये आएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट देखो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज इन द जॉइंट्स, यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं तो जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स, जो बोन्स होते हैं उसके अंदर का जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या करने का, हमें रिड्यूस करने का काम कौन करता है, कार्टिलेज करता है। ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि
आईज ऑफ द सूरज बिकम्स येलो एंड ही डज नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, ठीक है ना। जो कोई सूरज है उसकी आईज क्या हो गई है, येलो हो गई, ठीक है, और उसको कुछ खाना नहीं खा रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर सेड द सूरज हैज, तो डॉक्टर ने क्या कहा है सूरज को, तो उसको क्या हो गई है, जॉन्डिस हो गई है, ठीक है ना। जॉन्डिस से क्या होता है कि जो आईज वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, येलो होते हैं हमारे, ठीक है ना। यस, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25 है ना। अब आपको व्हील बोरो दिया है और व्हील बोरो के अकॉर्डिंग आपको पी क्यू आर 3 पॉइंट दिए। ये आपका कौन सा पॉइंट है, पी, ये क्यू पॉइंट है, और एक व्हील बोरो के अंदर दिया है यहाँ पे आर वाला पॉइंट। क्लियर है। अब आपको फलक्रम, इफर्ट एंड लोड बताना है। इफर्ट का मतलब होता है जहां से आप फोर्स लगा रहे हो, है ना। तो कहाँ से आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे, पढ़ाते हैं, तो जहां से आप फोर्स लगाते हो उसको आप बोलते हो क्या, एफर्ट। और जिसके अराउंड वो सारा या तो सपोर्ट देता है या रोटेट करता है, और जहां पे आपको ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे आर में आप सारा मटेरियल अंदर डालोगे, तो ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट, लोड पॉइंट। और ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, फलक्रम पॉइंट। पी है आपका इफर्ट, पी इफर्ट किस में दे रखा है, ए वाले ऑप्शन में दे रखा है। और यहाँ पे क्यू वाला जो है ये क्या है, फलक्रम है, और आर वाली चीज क्या है, लोड है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 में भी देख लो, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। शेडो दे रखी है पैड की, है ना। अब पैड की शेडो दे रखी है, वो किस साइड है, इधर दे रखी है ना, मतलब लॉन्गेस्ट शेडो दे रखी है। अब लॉन्गेस्ट शेडो हमको पता है या तो मॉर्निंग में बनेगी या इवनिंग में बनेगी, तो ये ऑप्शन या तो मॉर्निंग होगा या फिर इवनिंग वाला ऑप्शन होगा। और इसकी हेल्प करने के लिए हमें क्या दी है, डायरेक्शन दी है ना। अब यहाँ पे नॉर्थ दिया है, तो आप बोल दो इधर क्या आ रहा है, ईस्ट आएगा, है ना। और जो सनराइज किधर होता है, ईस्ट से होगा। मतलब अभी जो सन है वो कहाँ पे है, इस वाली साइड पे है। शेडो किधर बन रही है, वेस्ट की साइड बन रही है, और शेडो के अपोजिट क्या होगा, लाइट का सोर्स होगा। मतलब सन का है ईस्ट पे, और मॉर्निंग जो सन राइज होता है वो कहाँ पे होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो मतलब ये जो हम बोल सकते हैं कौन सा टाइम है, ये मॉर्निंग वाला टाइम है ना। कौन सा टाइम है, मॉर्निंग वाला टाइम है। ओके सर, थैंक यू सर। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, तो एक्स पेपर कैन बी मेड फ्रॉम द सॉफ्ट वुड, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज सुटेबल टू मेक द एक्स पेपर, ठीक है। तो एक्सा कौन सा है, तो हमारा पाइनस है, क्योंकि देखो पाइनस की जो कोई वुड वगैरह होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, पेपर वगैरह क्या करते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्या है, हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूं, ठीक है ना। देखो पी जो है हमारा क्या कह रहा है कि आई कैन ग्लाइड हाई इन द स्काई विद माई लार्ज विंग्स, ठीक है ना। यानी कि जो कोई विंग्स होते हैं ना उसकी वजह से क्या होता है, वो स्काई में ग्लाइड होता है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है कि आई हैव बिग क्लॉज विद द विच आई कैच प्रे, यानी कि उसके पास क्या है, बिग क्लॉज है, वो क्या करता है, प्रे को पकड़ता है, ठीक है ना। अब देखो ऐसा कौन सा आएगा, तो ऐसा हमारा आएगा ईगल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईगल कहाँ है, तो पी के अंदर ईगल ए ऑप्शन में भी है और सी ऑप्शन में भी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि क्यू जो है हमारा, क्यू क्या है, यहाँ पर देखो क्यू, तो क्यू जो हमारा है कि आई यूज माई लॉन्ग सिलेंडर बिग टू ड्रिंक अ नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है। यानी कि जो फ्लावर का नेक्टर होता है ना उसमें क्या करता है, ये बर्ड करता है पूरा ऐसा वो सक करता है, ठीक, नेक्टर को, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्या है कि आई कैन फ्लाई फ्रंट बैक एंड इवन अपसाइड डाउन, यानी कि क्या है वो हो रहा है कि जो कोई बर्ड है वो फ्रंट बैक यानी कि वो आगे पीछे क्या करता है, वो फ्लाई करता है, एंड इवन अपसाइड डाउन, ठीक है ना, ये भी वो क्या करता है, फ्लाई करता है, ठीक है। तो देखो इसका कौन सा है बर्ड, तो हमारा हमिंग बर्ड है, वो हमिंग बर्ड क्या है, क्यू है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए है, ईगल एंड हमिंग बर्ड। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द हाईएस्ट पिच, है ना। हाईएस्ट पिच कौन सा प्रोड्यूस करेगा, क्वेश्चन नंबर 30। देखो ए लार्जर ड्रम ग्लास फिल्ड विद वाटर, जब भी ग्लास को आप पानी से भर दोगे तो वैसे ही उसकी क्या हो जाएगी, वाइब्रेशन कम हो जाएंगे। ए थिक रबर बैंड, रबर बैंड में भी कोई वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं होंगे। अब हमें पिच ज़्यादा किसकी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी मतलब जिसके वाइब्रेशन ज़्यादा, है ना। और आपको क्लियरली पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होती है, जिसकी लेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आएगा क्या, एक शॉर्ट मेटल पाइप, है ना, मतलब शॉर्ट मेटल पाइप है, उसकी लेंथ कम है, लेंथ कम है मतलब क्या हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब हाई पिच आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 31 नंबर सवाल, विच सब्सटेंस इज बेस्ट फॉर कीपिंग फ्रूट्स लाइक एप्पल फ्रॉम टर्निंग फ्रॉम ब्राउन। एप्पल को काट के थोड़े टाइम तक खुले में रख देते हैं तो वो ब्राउन हो जाता है, तो हम कह रहा है कि हमें एप्पल को काट के इनमें से किस में अगर हम रखें तो सही रहेगा। तो भैया ऑयल में तो रखोगे नहीं, ऑयल में खा लोगे क्या? नहीं खा सकते। तो शुगर में भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा मीठा नहीं करना है, लेमन जूस, तो सिंपल सी बात है वाटर में रख देंगे ताकि ब्राउन वो उस पर ब्राउन ऑक्सीडाइजेशन ना हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं केमिस्ट्री का, 33 नंबर, 32 सर बाद में करवा देंगे। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर डेट हेल्प इन रस्टिंग। आप सब जानते हैं रस्टिंग के लिए कौन हेल्प करता है, तो रस्टिंग में ऑक्सीजन गैस हेल्प करती है। बिल्कुल क्लियर है। आइए सर 32 नंबर करवा दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो देखो 32 क्या है हमारा कि अमंग द फॉलोइंग फाइंड आउट द एनिमल दैट हैज अ ईयर्स व्हिच वी कैन नॉट सी। ठीक है ना, ऐसा कौन सा एनिमल है कि जिसके हम ईयर देख नहीं पाते। ठीक है ना, तो देखो बच्चों कि जो स्नेक है हमारा, स्नेक के अंदर ईयर प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। ठीक है ना, यानी कि बाहर से हमें नहीं दिखाई देते, वो ईयर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट। ठीक है ना, वो अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर, ए आएगा। ठीक है, स्नेक। देन नेक्स्ट देखो कि फाइंड ऑड मैन आउट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है ना, इनमें से हमें क्या करना है, और नोट क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है हमारा, हाउद है, देन सेकंड है फार्म पॉन्ड है, वाटर टैंक है और बोरवेल है। देखो बच्चों ये जो तीन ऑप्शन है, हाउद है, फार्म पॉन्ड है, वाटर टैंक है, ये सभी के सभी क्या है हमारे, ये आर्टिफिशियल हमें क्या करते हैं, वाटर हम इसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है ना, और बोरवेल क्या है हमारा, वो नेचुरल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा हमारा, बोरवेल आएगा। देन देखो 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहा है यहाँ पर कि इन ह्यूमन बॉडी आई वर्क एज अ पंप, हु एम आई। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है वो क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, तो देखो क्या है बच्चों, पंप करने वाला ऑर्गन कौन सा है, हमारा हार्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चलो सर। थैंक यू सर। अगला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 है ना। 36 में क्या बोल रहा है ये, एक सर्कुलर ग्रूव है आपके पास, और क्या कर रहे हैं, मार्बल इज शॉट इनटू द ग्रूव फ्रॉम पॉइंट पी। यहाँ से आप उसको क्या कर रहे हो, शॉट कर रहे हो, है ना। अब उसको बताना है, ए शोन इन द गिवन डायग्राम लीव्स द ग्रूव एट क्यू। अब वो पॉइंट क्यू से जो है लीव करेगा, तो उसकी कौन सी पोजीशन या कौन सी, जो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये फोर्थ वाला, तो जैसे ही वो मार्बल ग्रू को यहाँ से शूट करोगे तो वो तो वैसे ही उसके पास कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको किस मोशन में बनाए रखता है, सर्कुलर मोशन में बनाए रखता है। या फिर हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यहाँ से जब रिलीज होगा इस वाले पॉइंट पे, तो वो कैसा जाएगा, एकदम ये वाले उसकी डायरेक्शन में जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो अलग डायरेक्शन, ये तो वहां पे कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये वैसे रॉन्ग हो गया। और ये कैसे जा रहा है, वो यहाँ से आके फिर वापस अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ तो नहीं जाएगा वो। अब यहाँ पे देखो आपको क्लियरली पता चल रहा है, ए और बी मुझे तो सेम ऑप्शन दिख रहा है। पॉइंट ए और बी में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है ना। तो मेरे हिसाब से तो ए या बी दोनों में से आंसर सही है, मतलब ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, पर दोनों ऑप्शन ही करेक्ट उन्होंने एक जैसे दे दिए। तो हम इसके लिए लड़ेंगे, अगर बी उन्होंने आंसर करेक्ट माना है तो हमारा जो ए जो टिक करा है वो भी सही होगा, और जिस लोगों ने ए करेक्ट करा है और उनका आंसर बी है तो वो भी करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन, इफ कैम्फर इज लेफ्ट आउटसाइड फॉर द लॉन्ग टाइम। ये कह रहा है कि अगर हम कैम्फर को ऐसे ही खुले में छोड़ दें लंबे समय तक तो उसका साइज क्या होगा। तो अगर हम कैम्फर को लंबे समय तक खुले में छोड़ दें तो उसका साइज डिक्रीज, क्यों, क्योंकि जो कैम्फर होता है वो एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है। क्या है कैम्फर, एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है। तो आप बताओ सॉलिड से गैस जाने के लिए हीट करेंगे या कूल, ऑब्वियसली हीट करेंगे, और हीट करनी पड़ रही है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, सर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ऐसा ऑप्शन देखो फर्स्ट ही है, तो ऑप्शन फर्स्ट आएगा। ये नहीं आ सकता क्योंकि हीट रिलीज नहीं हो रही, ये नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर 1 हीट इज रिलीज। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाइए।
थैंक यू सर। देखो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो मिरर पे बेस्ड है। एक अनघा वाज स्टार्टिंग एट पॉइंट पी, है ना, वो कहाँ पे खड़ा है या खड़ी है ना, अनघा लड़की होगी जो खड़ी है, तो पी पॉइंट पे खड़ी है। अब पी मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से पी डिस्टेंस पे वो पीछे है, तो आपको बताना है देन शी मूव 5 मीटर अवे। अगर वो 5 मीटर पीछे की तरफ चले गए तो वो इज शोन इन द डिस्टेंस बिटवीन अनघा एंड हर इमेज। अगर उसकी देखो यहाँ पे आपको क्लियरली पता होगा कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे उसकी क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये कितना दे रखा है, 30 मीटर है, तो क्या मैं बोल दूं जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी ना। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये तो 30 वाला है, तो क्या मैं बोल दूं ये 15 मीटर है और ये भी कितना है, 15 मीटर है, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है ना। तो अब ये 15 मीटर किसके बराबर आ रहा है, p प्लस 5 मीटर। तो यहाँ से p की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 15 माइनस 5, तो p की वैल्यू आ रही है हमारी कितनी यहाँ पे, 10 मीटर, है ना। तो वो मिरर से पहले कितनी डिस्टेंस पे खड़ी थी, 10 मीटर पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर ठीक है, तो बच्चों देखो कौन सा है 39 क्वेश्चन कि विच प्रोसेस डज द सेगमेंट एक्स शो इन द फिगर बिलो। ठीक है, तो जो हमारा एक्स यहां पर दिया है ना, तो ये कौन सी प्रोसेस शो करना है, कौन सी प्रोसेस शो कर रहा है वो हमें यहां पर पता करना है। ठीक है ना, तो देखो कि क्या कहा है, पहले तो रेस्पिरेशन कहा है, हाँ ठीक है, यहां पर क्या है हमारा स्टोमेटा है और ये अंदर क्या है क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है ना, अब देखो कि स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा हमारा गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। ठीक है ना, ये रेस्पिरेशन तो हमारा सही आएगा। देन नेक्स्ट है कि फोटोसिंथेसिस, हाँ कि लीफ के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और हमें फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या करता है, काम करता है। ठीक है ना, देन नेक्स्ट देखो कि रिप्रोडक्शन, हाँ सर रिप्रोडक्शन तो नहीं होगा इसमें, ठीक है, लीफ के अंदर। देन नेक्स्ट है कि ट्रांसपायरेशन, हाँ सही है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर होता है। ठीक है ना, तो यहां पर कौन सा हमारा ऑप्शन आएगा, 1, 2 एंड 4, यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है सर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से एक बार देख लीजिए। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर लाइटनिंग द कैंडल, ओके, दो एक्शन होते हैं जब कैंडल को जलाते हैं, तो दो एक्शन होते हैं। पहला एक्शन होता है कि वैक्स मेल्ट होती है, दूसरा एक्शन होता है कि वैक्स बर्न होती है। कौन सा सही होगा, तो भैया मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है और वैक्स को जलना केमिकल चेंज है। पहला फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 41 नंबर सवाल देखिए, स्टेम ऑफ विच ऑफ द प्लांट इज यूज टू प्रोड्यूस थ्रेड। तो आप सभी जानते हैं कि जूट के स्टेम से जूट फाइबर मिलता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्यों सर, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये अर्थ दे रखी है और ये क्या दे रखा है, सन। अब आपको देख रखा है कि जिया नाम की एक लड़की है, कैन सी द मून बट नॉट द सन। वो मून को तो देख रही है पर सन को नहीं देख पा रही है। तो अब इससे तो क्या ही आप पता लगा पाओगे, है ना। तो देखो अब क्लियरली पता चल रहा है, अगर आर और एस पे हुई तो उसको सन तो डायरेक्टली दिखेगा, अगर सन के अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो उसको सन नहीं दिखेगा। तो ऑब्वियसली बात है पी और क्यू वाली सिटी में उसको जो है जो क्या नहीं दिखेगा, सन नहीं दिखेगा। हमें यही तो पूछा है, बट नॉट द सन, वो नहीं दिख रहा है उसको। तो कौन सी सिटी में होनी चाहिए वो, तो पी और क्यू नाम की सिटी में होगी, तब जाके उसको क्या नहीं दिखेगा, सन नहीं दिखेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन, इफ यू वांट टू प्लांट ए फ्लैग। अगर आप क्या कर रहे हो, प्लांट कर रहे हो वहां पे, है ना, मून की सरफेस पे। अगर मून की सरफेस पे हम प्लांट कर रहे हैं, वहां पे ग्रेविटी तो है भैया, तो वो क्या करेगा, विल वेव इन द वाइंड, है ना। वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो वाइंड की स्पीड से वो तो क्या नहीं करेगा, फ्लैग विल वेव, इसे लहराएगा नहीं, क्योंकि वहां पे जो है एटमॉस्फेयर नहीं है। द फ्लैग विल रिमेन स्टिल, या जो है वहां पे स्टिल रहेगा। द फ्लैग विल स्लोली ड्रिप अवे इनटू द स्पेस। इनटू द स्पेस में कैसे जाएगा, अगर उसके पास ग्रेविटी है तो वहां पे रहेगा ना वो। द फ्लैग विल सिंक इन द सोइल, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। तो इसमें आंसर कौन सा आ रहा है, द फ्लैग विल रिमेन स्टिल, है ना। द फ्लैग वहीं पे रहेगा क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ देम कैन हैव द ओनली वन टाइप ऑफ मोशन।
जो केवल ओनली एक मोशन कर रहा है। टॉप की बात करें हम तो ये ऐसे रोटेशन तो करता ही है, पर क्या एक ही जगह पे करता है क्या रोटेशन? वो अपनी अपनी जगह पे इधर उधर घूमता भी है, तो उसके साथ वो रेंडम मोशन भी कर रहा है। तो ये दो टाइप की मोशन करता है। पिन व्हील भी दो टाइप की मोशन कर रहा है, रोटेशन, और उसके साथ बाइसिकल व्हील घूमता भी और आगे भी बढ़ता है, तो वो भी दो टाइप की मोशन कर रहा है। जबकि पुली की बात करें हम, पुली एक जगह फिक्स होती है और एक ही जगह रोटेट करती रहती है, तो या उसको हम रोटेशन मोशन या सर्कुलर मोशन में से कोई एक नाम दे सकते हैं। तो ये एक जो पुली वाला ऑप्शन है, ये ओनली वन मोशन क्या करता है, ऑब्जर्व, एक ही टाइप की मोशन कर रहा है। बाकी ये सारे तीनों ऑप्शन जो है दो मोशन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। द मूवमेंट ऑफ विंग इज हियर्ड, है ना, बट नॉट द मूवमेंट ऑफ द लेग्स। अगर वो जो बिन बिन आता है ना, वो उसकी आवाज सुनाई देती है, पर लेग की मूवमेंट आपको सुनाई नहीं देती है। क्यों? तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक ऑडियोबल रेंज है ना, तो हमको जो फ्रीक्वेंसी रेंज सुनाई देती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुनाई देती है। तो जो साउंड सुनाई नहीं दे रहा है वो 20 से 20 के हर्ट्ज के या तो बिलो होगा या फिर अपर होगा, है ना। तो जो साउंड कौन सा नहीं दे रहा है, विंग इज हियर्ड, मतलब जो साउंड सुनाई दे रहा है वो क्या होगा, 20 हर्ट्ज से बड़ा होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ विंग हमको सुनाई दे रही है, मतलब ये 20 से बड़ा है। और वेग लेग्स की है ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लेग मूवमेंट वो 20,000 से लेस है। तो मतलब ये वाला हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखें तो ये लेग का मूवमेंट क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है 20,000 से, है ना, 20,000 से बड़ा, तो 20 हर्ट्ज से, सॉरी, तो 20 हर्ट्ज से तो आप सुन सकते हो इसको। एम्पलीट्यूड का कोई काम ही नहीं है इसमें, फ्रीक्वेंसी रेंज आपको पता करनी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉट यूज। कौन सी डिवाइस में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज नहीं होता है? तो वॉशिंग मशीन में हमको पता है मोटर चलती है, तो जहाँ भी मोटर का यूज होता है जो रोटेट करने में, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता ही है। रेफ्रिजरेटर, इसमें भी होता है। इलेक्ट्रिक बेल आपको पता है, ये तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसको भी आप बोलोगे, ये जो है इलेक्ट्रिक हीटर है, ये किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक हीटर, ये हीटिंग इफेक्ट का काम करता है। बाकी ये तीनों मैग्नेटिक के हैं, तो इन तीनों में मैग्नेट यूज हो रहा है, इसमें मैग्नेट यूज नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस व्हाइल गोइंग टू हायर एल्टीट्यूड। जरा देखेंगे इस सवाल को कि विच ऑफ द फॉलो, जब हम हायर एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई पर जाते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होता है। पहला कह रहा है एयर प्रेशर और डेंसिटी दोनों, एयर प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन सर जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो सर हमें तो सांस लेने में दिक्कत होती है और कहा जाता है कि प्रेशर ऊपर जाने पर कम हो रहा है, ये कह रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए पहला गलत। दूसरा देखो, बोथ एयर प्रेशर एंड डेंसिटी डिक्रीज, कह रहा है कि ऊपर जाने पर एयर प्रेशर कम होगा, हाँ सर कम होगा, डेंसिटी भी तो कम हो रही है, तभी तो ऊपर ऑक्सीजन गैस कम है। अगर डेंसिटी ज्यादा होती तो ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन गैस भी ज्यादा होती, मतलब डेंसिटी भी कम होता है। तो ये दूसरा सही है कि सर दोनों ही कम होते हैं। तीसरा कह रहा है दोनों ही बढ़ जाएंगे। चौथा कह रहा है कि बोथ प्रेशर और डेंसिटी दोनों इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या आएगा बोलो, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका कि सर दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। इसमें सर बता दीजिए नेक्स्ट सवाल बच्चों को। नंबर 49, ठीक है ना। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉल्ड बाय द मिनरल डेफिशिएंसी। तो आयोडीन मिनरल होता है, तो मिनरल डेफिशिएंसी कौन सी वो डिसीज होती है, तो ग्वाइटर है हमारी, वो ग्वाइटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके सर, चलिए नेक्स्ट नीचे वाला सवाल देखिए। कह रहा है कि जब हम रेड इंक को डालेंगे एक बॉटल के अंदर जिसमें वाटर फिल है तो क्या होगा। तो देखो ना, कह रहा है कि रेड डाई को हम डाल रहे हैं वाटर में तो क्या होगा। पहला ऑप्शन, ओनली द सरफेस ऑफ वाटर विल बी कलर्ड, वाटर का सिर्फ सरफेस ऊपर वाला हिस्सा कलर होगा, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि बॉटम ऑफ पार्ट ऑफ द वाटर विल बी कलर्ड, सिर्फ नीचे वाला कह रहा है, ये भी गलत होगा। अरे सिंपल सी बात है, इंक डाल रहे हैं तो पूरा का पूरा वाटर कलर हो जाएगा,
तो इसका मतलब 50 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फोर्थ आ सकता है कि जहां जहां इंक जाएगी सिर्फ वहां वहां का कलर वाइट वो रेड होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, इंक डिफ्यूजन करती है और डिफ्यूजन का मतलब है चारों तरफ रैंडम डायरेक्शन में मूव करना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्लैश आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। आप सभी जानते होंगे कि जब भी आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है सबसे पहले उसको एक ऐसे मशीन में रखा जाता है जो गोल गोल रोटेट कर रही होती है। तो वो क्यों रखते हैं, क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने से ब्लड का प्लाज्मा और ब्लड के सेल अलग हो जाएंगे, इसका मतलब पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि अगर कपड़ों पे ब्लू इंक का दाग लग जाए तो इवेपोरेशन करा दो, तो इसका मतलब साबुन सरफ की तो कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पानी में डुबा लो और इवेपोरेशन करवा दो। गलत हो गया। तीसरा देखो, आयोडीन और सॉल्ट को फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। तो भैया आयोडीन भी सॉलिड है, सॉल्ट भी सॉलिड है, तो कैसे अलग कर लोगे फिल्ट्रेशन से, तीसरा भी गलत। चौथा कह रहे हैं शुगर को हम क्रिस्टलाइजेशन से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब हम उसको हीट करेंगे तो जितना एक्स्ट्रा शुगर होगी वो क्रिस्टल फॉर्म में बन जाती है। तो पहला सही है, चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी है। 53 भी देख लेते हैं, 52 सर करवा देंगे। 53 नंबर सवाल है कि मुंबई स्वेट मोर देन नासिक। कि मुंबई में लोग ज्यादा उनको पसीना आता है एज कंपेयर टू नासिक, जबकि दोनों जगह का टेम्परेचर तो सेम है। अब ये क्या कहानी है कि टेम्परेचर सेम है लेकिन मुंबई वालों को पसीना ज्यादा आता है, क्या वो ज्यादा मेहनत करते हैं? आओ देखते हैं। पहला ऑप्शन है एयर ऑफ मुंबई इज ड्रायर देन नासिक, बिल्कुल सही बात है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पसीना आ रहा है तो मतलब वहां पे गर्मी ज्यादा है, इवेपोरेशन होगा। और जो इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब पानी में जितनी ज्यादा नमी होगी उतना कम इवेपोरेशन होगा। तो जो ड्रायर एयर होगी, ड्राई हवा होगी, तो वहां पे इवेपोरेशन, इसका मतलब ह्यूमिडिटी क्या है, ड्राई एयर कम, तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है। तो पहला वाला सही है कि मुंबई वालों की हवा ड्रायर है नासिक वालों से। दूसरा कह रहे हैं नासिक की ड्रायर है ना, गलत हो जाएगा। अगर नासिक की ड्रायर होती तो नासिक की ह्यूमिडिटी होगी। तीसरा वाला, मुंबई की एयर नासिक से ज्यादा ह्यूमिड है, अगर ज्यादा ह्यूमिड मुंबई वाली होती तो नासिक में ज्यादा होना। मतलब हमें ना सूखी हवा और लेस ह्यूमिड आंसर टिक करना है। तो देखो नासिक में ज्यादा ह्यूमिड है इसीलिए नासिक कम आ रहा है। एक पहला सही, एक चौथा सही। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 54 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 54 नंबर सवाल कह रहा है, जल्दी देख लो एक बार 54 नंबर सवाल, कि हमने गीता ने क्या किया, 200 ml इस कंटेनर में, मान लो 200 ml पानी है और गीता ने उसमें 20 ग्राम शुगर डाल दी। कितनी शुगर डाल दी गीता ने? 20 ग्राम शुगर डाल दी और उसके बाद स्टिर कर दिया, घुमा दिया। तो जब वो उसको हीट करके आधा सॉल्यूशन कम कर दे रही है, मतलब हीट करने पे पानी उड़ेगा तो आधा सॉल्यूशन कम कर दिया, तो कितना सॉल्ट बाहर निकल? अरे भैया सिंपल सी बात है यार, 200 ml थे तो 20 ग्राम डिजोल्व हो रहा है, आधा कम कर दिया मतलब 200 को उसने कितना कर दिया, 100। तो 200 में 20 जो हो रहे थे तो 100 में 10 ही होंगे ना, तो 10 एक्स्ट्रा निकल जाएंगे। तो इसने वही पूछा था कितना, 10 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, ओल्ड क्लोथ्स आर रीयूज्ड फॉर यूजफुल आर्टिकल्स लाइक डैश। तो ये कह रहा है कि पुराने कपड़ों को कहाँ यूज करते हैं, एक बार जल्दी से बनाएंगे। तो पुराने कपड़ों का डोर मैट्स बनाने में भी होता है, शतरंजी बनाने में भी होता है, मदर क्विल्स, कुछ मदर घर मतलब पैर हाथ पोंछने के लिए कुछ ऐसा, इसीलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करिए। ठीक है सर, थैंक यू। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो सर पीछे की तरफ छोड़ के आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है ना।
52 में क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पूछा है हमें। तो ग्रेविटेशन फोर्स में क्या क्या चीज है, अब एक बार आपको एयर में है और एक बार जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो किस में दिया है, पानी के अंदर दिया है किसी ऑब्जेक्ट पे। तो आपको दोनों में रिलेशन बताना है। अगर एयर की आप बात करें पी है और वाटर में आप बात कर रहे हो कितना क्यू है ना, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो हमें क्लियरली एक चीज पता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो मीडियम पे कभी भी डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे mg लग रहा था, यहाँ पे भी mg लगेगा, है ना। तो Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, हमें ये भी पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, मास पे डिपेंड करेगा और उसके बीच की दोनों की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो वो ऑब्जेक्ट जो है, अब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि उनका मीडियम चेंज होने से ग्रेविटेशनल फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, P = Q, है ना। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 54 जो है सर ने बता दिया है, 53 सर ने बता दिया, 54 सर ने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 55। ओके सर, थैंक यू। तो देखो 55 क्वेश्चन क्या है हमारा कि द सम एनिमल्स हैव बीन प्लेस्ड इन द ग्रुप पी एंड क्यू। तो ग्रुप पी एंड क्यू में क्या किया, हमने एनिमल्स को प्लेस किया है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि व्हाट कुड बी द कैरेक्टर और बेस फॉर देयर डिवीजन, ठीक है। तो कौन से कैरेक्टर पर हमने क्या किया है, उनको ग्रुप पी या ग्रुप क्यू के अंदर क्या कर रखा है, ठीक है ना। देखो यहां पर क्या आएगा, तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है द ग्रुप P इज एक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड द ग्रुप Q इज एक्टिव एट नाइट। हाँ बच्चों ये सही है, क्योंकि जो कोई ग्रुप P के एनिमल्स जो है वो क्या होते हैं, डे के टाइम में वो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। एंड नाइट के टाइम में क्या होते हैं, ग्रुप Q के एनिमल्स एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ग्रुप Q इज एक्टिव एट नाइट, यानी कि जो आउल है, फॉक्स है, मॉथ है, बैट है, वो क्या होते हैं, नाइट के समय में वो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा करेक्ट, ए है। क्योंकि देखो बच्चों कि प्रेरीज यानी कि क्या होते हैं कि जो ग्रासलैंड वगैरह होता है ना, कि उसके अंदर यानी कहा है कि पी होता है, ठीक है, और क्यू फॉरेस्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ओके, तो देन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 57 है, ठीक है। देखो व्हाई डू अ प्लांट्स लीव्स अपीयर ग्रीन इन कलर, कि जो कोई प्लांट के लीव्स होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं, ठीक है ना। अब देखो कि फर्स्ट क्या है यहाँ पर कि दे एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट, नहीं सर वो तो ग्रीन लाइट नहीं एब्जॉर्ब करते, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि जो प्लांट के लीव्स होते हैं वो रेड लाइट को और ब्लू लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। और ग्रीन लाइट को क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट के लीव्स होते हैं वो हमें ग्रीन दिखाई देते हैं, ठीक है। यहां पर कौन सा आएगा, तो हमारा बी आएगा कि दे रिफ्लेक्ट द ग्रीन लाइट, ठीक है ना। देन नेक्स्ट देखो यहां पर क्या है कि ऑल चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड हैव आल्सो द राइट टू, ठीक है। तो कौन सा होना चाहिए, तो एजुकेशन होना चाहिए ना, ये तो बहुत ही आसान है हमारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या है, करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखो कि क्या कहा है यहां पर, इफ द न्यू स्पेसीज ऑफ कार्निवरस इंसेक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इकोसिस्टम, यानी कि देखो एक इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम के अंदर क्या हुआ है कि कार्निवरस इंसेक्ट को हमने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इमीडिएट इफेक्ट ऑन द प्लांट पॉपुलेशन, यानी कि जो प्लांट पॉपुलेशन है कि उसके अंदर क्या इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा। तो देखो कार्निवरस इंसेक्ट को हम क्या कहा है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या करेंगे, जो हर्बीवरस इंसेक्ट है उनको खाएंगे, ठीक है। अब हर्बीवरस इंसेक्ट को खाएंगे क्या होगा कि जो प्लांट की जो कोई पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। पर यहाँ पर क्या कहा है कि इंक्रीज इन द प्लांट बायोमास, यानी कि जो प्लांट की बायोमास होती है जैसे कि लीव्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हर्बीवरस जो है वो तो नहीं खाएंगे ना इसको। तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट क्या है कि 61 क्वेश्चन नंबर 61 है आइडेंटिफाई द प्लांट्स पी एंड क्यू। तो हमें प्लांट्स पी एंड क्यू क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पी क्या कहा है कि द फ्लावर इज ईटन एज अ वेजिटेबल, कौन सी पैसी फ्लावर है कि वो हम क्या करते हैं, वेजिटेबल को उसको एज अ यूज करते हैं, ठीक है ना। और एंड द फ्रूट इज अ न्यूट्रिशियस फूड, और उसका फ्रूट क्या होता है, न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। तो ऐसी हमारी क्या है, तो ब्रोकली है, ब्रोकली को हम क्या करते हैं, तो वेजिटेबल इसका यूज करते हैं उसके फ्लावर्स। देन नेक्स्ट है कि क्यू द लीव्स आर ईटन एज वेजिटेबल, उसके हम लीव्स क्या करते हैं, एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। एंड द सीड्स प्रोवाइड एंड एडिबल ऑयल, तो उसके जो सीड्स होते हैं वो हमें एडिबल ऑयल यानी कि उससे हम ऑयल क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा कि जो सनफ्लावर के सीड होते हैं उससे हम क्या करते हैं, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर फर्स्ट सही है, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट क्या है
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 62। इफ द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द इंसिडेंट रे, अगर जो एंगल है बिटवीन द मिरर एंड द इंसिडेंट रे इज 50 डिग्री, अगर 50 डिग्री है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, है ना, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। अब क्लियरली आपको पता होना चाहिए क्या चीज, कि अगर कोई इंसिडेंट रे वो किससे एंगल बना रही है, मिरर से एंगल बना रही है 50 डिग्री, है ना, कितने किससे बना रही है, 50 डिग्री एंगल बना रही है मिरर से, है ना। तो अब आपको क्लियरली पता होना चाहिए जितने एंगल पे ये वापस से रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे इसका क्या है, नॉर्मल हुआ। अब ये 50 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ, 40 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 40 डिग्री। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इफ द एंगल बिटवीन द मिरर एंड द इंसिडेंट रे इज 50 डिग्री, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है ना। तो टोटल कितना होगा, 40 और 40, 80 डिग्री आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन हम ऊपर की तरफ कुछ छूट गया है, आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 60। कंप्लीट द फ्लो चार्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। लाइट सोर्स आ रहा है, ओपेक ऑब्जेक्ट आ रहा है और शेडो आ रही है ना। तो शेडो किसके एब्सेंस में बनती है, लाइट के एब्सेंस में शेडो बनती है। जहाँ पे लाइट नहीं होगी वहां पे क्या होगा, शेडो बनेगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ लाइट। ओके सर, चलिए एक बार एक क्वेश्चन पीछे वाला देख लेंगे, इसमें गलत टिक हो गया है। ये 54 में जब आधा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो भी नमक तो 20 ही ग्राम बचेगा ना। तो एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे, 54 का सी ऑप्शन आएगा। चलिए ठीक है, इधर देख लो 64 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। 63 अभी आपको सर करवा देंगे, 64 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। 64 है स्टेटमेंट 1। जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को खुले में रखते हैं तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं और ड्राई आइस एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, तो वो सॉलिड से गैस जा रहा है। और देखो स्टेटमेंट 2 हमारी खुद कह रही है कि वो एक सब्लिमेबल है। सही बात है, पहला सही है, दूसरा सही है और दूसरा पहले को बता रहे हैं। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आइए सर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर। देखो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है यहाँ पर कि रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट। यहाँ पर हमें फ्लो चार्ट दिया है और उनमें से हमें चूज करना है कि एक्स वाई जेड यहाँ पर क्या है, ठीक है ना। तो देखो कि रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर कहा है कि जो लीफ होता है तो लीफ से रिप्रोडक्शन किसके होते हैं, ऐसी कौन सी प्लांट है कि जिसकी क्या होती है, लीफ से रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो हमारी ब्रायोफाइलम आएगी, तो सी और डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी और डी ऑप्शन में ब्रायोफाइलम है, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट क्या है, स्टेम, यहाँ पर लिखा है वाई है, ठीक है। तो वाई बताना है हमें कि देखो जो स्टेम होते हैं ना, तो स्टेम से क्या होता है, जैसे कि हमारा पोटैटो है, ठीक है। तो पोटैटो की जो रिप्रोडक्शन वगैरह होती है ना, वो किससे होती है, स्टेम से होती है। और देन जड़ क्या है हमारा, स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो की रिप्रोडक्शन किससे होती है, तो रूट से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी करेक्ट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम अ स्टेट हैविंग नो फिक्स्ड शेप बट हैविंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इतने जितने पार्ट को मैंने बॉक्स में बंद किया, इससे क्या पता चल रहा है, शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है, मतलब ये क्या है, लिक्विड है। और इसको चेंज करना है टू अ स्टेट जिसका शेप भी फिक्स्ड हो, वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो। मतलब किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में। कह रहा है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए कूल करते हैं, कूल करते हैं तो हीट निकाली जाती है। तो ये कह रहा है हीट एब्जॉर्ब होगी, गलत। ये कह रहा है हीट रिमूव होगी, सही है। ये कह रहा है हीट कांस्टेंट रहेगा, ये कह रहा है लगेगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम ये 68 नंबर सवाल भी देख लेते हैं। 68 नंबर सवाल कह रहा है व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, जब CO2 की प्रपोर्शन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो सिंपल सी बात है यार,
CO2 का लेवल बढ़ जाने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर राइज करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज। लीजिए सर। ओके सर, देखो क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 69 कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पी एंड क्यू बाय ऑब्जर्विंग द स्टोमेटा डायग्राम। ठीक है, ये हमारी स्टोमेटा की जो कोई डायग्राम है, तो उससे हमें पहचानना है कि पी एंड क्यू क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पी एंड क्यू क्या है कि देखो पी क्या कर रहा है कि यहाँ पर ऐसा बाहर से कोई गैस अंदर आ रहा है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, तो एटमॉस्फेयर से कौन सा गैस आता है, कौन सा गैस आता है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है। कौन सा आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, और ये स्टोमेटो से कौन सा गैस बाहर जा रहा है, तो हमारा ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है कि हमारा बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ठीक है ना, देन नेक्स्ट देखो। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑड वन आउट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो देखो हाइड्रो पावर प्लांट आप जानते हो वाटर का यूज करेंगे, कोई खास पॉल्यूशन नहीं होगा। विंड पावर स्टेशन विंड का यूज करेंगे, सोलर पावर स्टेशन सनलाइट का यूज करेंगे, तीनों में पॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन थर्मल पावर स्टेशन में कोयले को जलाया जाता है जनरेट करने के लिए, तो पॉल्यूशन होगा, इसीलिए 70 का ए आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऊपर है उसको देख लेंगे कि एन इलेक्ट्रीशियन, ध्यान से सुनेंगे, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू वियर रबर ग्लव। रबर ग्लव पहनना पड़ता है उसे वर्क करते हुए, क्यों, ताकि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करे, उसको करंट ना लगे, इसीलिए वो पहनता है। आइए सर, ये वाला क्वेश्चन आपका छूट गया है। ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि हु एम आई, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो इससे हमें पहचानना है कि मैं कौन हूं। ठीक है ना, देखो कि आई लाइव इन अ ग्रुप, मैं ग्रुप में रहता हूं। आवर हाउस इज मेड अप ऑफ द सॉइल एंड मेनी होल्स। ठीक है ना, यानी कि क्या कि इसको जो कोई हाउस होता है उसको क्या होता है, सॉइल से बना होता है और उसके ऊपर क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो द हाउस इज अ मच अबव द ग्राउंड एज बिलो द ग्राउंड। ठीक है ना, यानी कि ग्राउंड के बिलो भी उतनी ही क्या होता है, वो दूर होता है, और वो ऊपर ही उतनी क्या होता है, वो हाइट पर होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या कहा है, यहां पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि वी आर वेरी डिसिप्लिन्ड। तो ऐसा कौन है कि बहुत क्या होता है, वो डिसिप्लिन होता है। तो हमारी एंड जो होती है ना, एंड क्या होती है, वो डिसिप्लिन फॉलो करती है, वो अच्छे से एक ही लाइन में क्या होती है, वो चलती है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बी करेक्ट है। ठीक है, देन देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 71 है। ठीक है, कि आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से क्या करना है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है। अब देखो कि फूड फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पील ऑफ द फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स। हाँ सही है कि जो फूड फाइबर्स वगैरह होते हैं ना, वो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट से हमें क्या करते हैं, वो मिलते हैं। देन देखो बैलेंस्ड डाइट इज हाई इन विटामिन। कि देखो बैलेंस्ड डाइट होता है ना, कि वो विटामिन के जो विटामिन होते हैं उसमें हाई नहीं होते। ठीक है ना, यानी कि वो मॉडरेट क्वांटिटी में क्या होते हैं, उसके अंदर विटामिन होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन बराबर है कि ऑप्शन नंबर बी बराबर है। ठीक है, देन बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, ये तो सही है। लैक ऑफ मिनरल्स कॉजेस डिसीजेस, ये भी सही है। मिनरल से हमें क्या होता है, डेफिशिएंसी से डिसीजेस वगैरह होती है। ठीक है ना, देन नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर विच ग्लैंड हेल्प्स टू कंट्रोल द ब्लड शुगर। यानी कि ऐसी कौन सी अपने बॉडी की ग्लैंड है, वो क्या कर रही है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रही है। ठीक है ना, यस, तो कौन सी यहाँ पर गॉल ब्लैडर करती है क्या, नहीं। लिवर करती है क्या, नहीं। हमारी पैनक्रियास जो होती है, पैनक्रियास क्या करती है, इंसुलिन वगैरह क्या करती है, वो सिक्रेट करती है ना। ठीक है, और जो ब्लड की जो शुगर होती है उसको क्या करती है, वो कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है ना, देन नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या कहा है कि आइडेंटिफाई एंड राइट द कोरिलेशंस। यहां पर हमें क्या करना है, कोरिलेशंस को फाइंड करना है। कैबिज जो होती है, कैबिज ये क्या है, कैबिज ये क्या है, प्लांट की लीव्स है। ठीक है ना, अब देखो ब्रोकली क्या है, वैसे तो ब्रोकली क्या होता है बच्चों, ये तो फ्लावर है ना हमारी। ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, करेक्ट। ओके, देन देखो सर, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 73 है ना। ये दे रखा है, द डायग्राम अबाउट द शो 4 इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम विच 4 ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप आर रिलीज। अब आपको क्लियरली पता है जिसका एंगल कम है वो धीरे रोटेट का धीरे मोशन करेगा, और जिसका एंगल ज़्यादा है वो उतनी ज़्यादा स्पीड से क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। तो हमें पता है ये 45 डिग्री, ये 50, 60, इस वाले ऑब्जेक्ट जो है ये ज़्यादा वेलोसिटी से क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, और जिसके पास वेलोसिटी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो इसका ऑप्शन
कौन सा सही होगा? सी वाला करेक्ट होगा। वाई आर द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट लेस क्लियर इन मॉनसून देन इन समर? अगर आपको जो है ऑब्जेक्ट की जो है समर में जो है उसकी शेडो क्या दिखती है? ज्यादा दिखती है, मानसून मोशन में कम दिखती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट इज स्कैटर बाय क्लाउड। जो क्लाउड आते हैं बीच में वो सनलाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं। इसी वजह से उसका क्या आ रहा है? 75 नंबर क्वेश्चन करेक्ट है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है अ स्टील ग्लास। देखो जरा क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन। अ स्टील ग्लास, ग्लास टम्बलर और मिल्की ग्लास, ये 3 लोग हैं इनको, एंड अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, 4 लोग हैं। इनको क्या कर रहा है? एक अंधेरे में रख रहा है और कह रहा है कि जब हम टॉर्च जलाएंगे तो सबसे डार्क शेडो किसकी बनेगी? तो भैया जो जितना ज्यादा ओपेक होगा उसी की सबसे डार्क शेडो बनेगी। तो स्टील सबसे ओपेक माना जाएगा इन 4 ऑप्शन में से, वरना मैग्नीफाइंग ग्लास तो ट्रांसपेरेंट, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। मिल्की ग्लास को कुछ लोग ओपेक कह देते हैं, कुछ लोग ट्रांसलूसेंट कह देते हैं। तो क्या आएगा? स्टील ग्लास इसका आंसर हो जाएगा। चलो थैंक यू सर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है ना। अब ये देखो एक लड़का क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। तो शो दैट द पर्सन पुशिंग ए लार्ज बॉक्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर ही रहा है ना। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फोर्सेस। अब इस पे एक तो काइनेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर वो धक्का दे रहा है उस पर तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा और मस्कुलर फोर्स ज़्यादा लगेगा ना। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा ही रहा है, उसने क्लियरली बोला यहाँ पे एरो भी दे रखा है, मतलब वो बढ़ रहा है। अगर वो रेस्ट में रहता तो आप बोल सकते थे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किससे बड़ा है ना, मस्कुलर फोर्स से बड़ा है। पर ये ऑलरेडी इन्होंने क्या दिया है? एरो दिया है, मतलब ब्लॉक डेफिनेटली आगे की तरफ जा रहा है। मतलब ये जो फोर्स लगा रहे हैं मस्कुलर वो ज्यादा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है? कम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। एक बार पीछे की तरफ हम एक क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ जाते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ शेडो की तरफ है ना। अब इसमें हमने क्या करा था कि ये जो लाइट सोर्स था ओपेक ऑब्जेक्ट दे रखा था और जो शेडो दे रखी थी, है ना। अब लाइट का प्रेजेंस होगा तभी तो शेडो बनेगी, है ना। हमने लाइट का एब्सेंस बता दिया था। अगर लाइट होगी तभी तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करेगा? शेडो को ब्लॉक, लाइट को ब्लॉक करेगा और शेडो आएगी। तो इसका हम जो क्लियर आंसर है ना, करेक्ट कर लेना एक बार। कौन सा आएगा इसका? ये आएगा प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसी की वजह से क्या बनेगा? शेडो बनेगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। 70 कहाँ तक देख लिया था हमने? 77 है ना। अगला क्वेश्चन देखो 78, क्वेश्चन नंबर 79 है ना। 79 में दे रखा है ए मेटल स्पेयर एम इज प्लेस बिटवीन टू चार्ज मेटल स्ट्रिप इन द फिगर व्हाट विल बी द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। अब यहाँ पे माइनस वाली बॉडी रखी है, यहाँ पे कौन सी बॉडी रखी है? पॉजिटिव बॉडी रखी है ना। तो क्लियरली बताइए माइनस वाली बॉडी किसको? इसके अंदर प्लस भी और माइनस भी है ना, और इस वाली बॉडी के अंदर क्या है? प्लस भी है और माइनस भी है। तो जब भी आप इसको ये क्या करना है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सारी चीजें इधर उधर रखी है। तो माइनस वाली बॉडी जो है वो प्लस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और ये प्लस वाला जो मेटल है अपनी तरफ क्या कर लेगा? माइनस वाले को। तो प्लस प्लस वाले सारे इस साइड आ जाएंगे और माइनस माइनस वाले सारे उस साइड आ जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा आ जाएगा आपका? 79 में ए वाला ऑप्शन मेरे को करेक्ट दिख रहा है। देखो यही वाला डायग्राम है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन व्हाइल क्लाइंबिंग ए माउंटेन ए पर्सन लीड्स फॉरवर्ड बिकॉज, क्योंकि वो आगे की तरफ झुक के चलता है ना। ऐसा क्यों करता है वो? टू प्रिवेंट फुट स्लिप, अब वो फिसलने के लिए कर रहा है या नहीं? टू क्लाइंब फास्टर, फास्टर क्लाइंब करने के लिए। ये थोड़ा हो सकता है पर हमें बेटर ऑप्शन की तरफ जाना है। बिकॉज पेटियू विल बी द रिड्यूस व्हाइल क्लाइंबिंग, नहीं ऐसा भी नहीं है। बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी अचीव, बिल्कुल है ना।
क्योंकि जो आगे की तरफ झुक रहा है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, जिससे उसको किस में हेल्प मिलेगी, माउंटेन पे ऊपर चढ़ने में और फास्ट चढ़ने में, है ना। तो हमारा सबसे बेटर ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। साइलेंसर आर यूज इन व्हीकल बिकॉज, क्यों यूज करते हैं हम साइलेंसर, क्योंकि सबसे पहले तो अगर आपने देखा होगा गलियों में जो है जो भी बाइक कर रहते हैं वो घुमाते रहते हैं और साइलेंसर फटा हुआ रहता है तो कितनी जोर से आवाज आती है, फट फट, है ना। तो वो तो क्या कर रहा है, नॉइस लेवल को रिड्यूस कर रहा है। सबसे मेन ऑप्शन तो जो है साइलेंसर किसको कर रहा है, नॉइस लेवल को रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन 2 रिड्यूस नॉइस लेवल और रिड्यूस कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी को भी क्या करेगा, वो इम्प्रूव करेगा, है ना। तो इसमें आपका कौन सा, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, सर बताएंगे। ओके, थैंक यू सर। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर 78 क्वेश्चन, ठीक है। तो पीपल हु कैन नॉट हियर, यानी कि जो पीपल सुनाई, उनको सुनाई नहीं देता, ठीक है ना, वो जो पीपल होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर साइन लैंग्वेज जो है ना, वो साइन लैंग्वेज क्या करते हैं, वो यूज करते हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो कि यहाँ पर कहा है कि क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहा है, देखो कि इन अ सनस्ट्रोक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एड शुड बी गिवन, यानी कि सनस्ट्रोक क्या होता है कि पूरी जो हमारी बॉडी होती है पूरी क्या होती है, वो डिहाइड्रेट होती है, ठीक है ना। तो उसी समय जो सनस्ट्रोक होता है तो उसी समय हमें क्या करना चाहिए, तो हमारी जो बॉडी है वो बॉडी क्या करनी चाहिए, वाइप द बॉडी विद द वेट क्लॉथ, यानी कि वेट क्लॉथ है उससे हमें पूरी बॉडी क्या करनी चाहिए, वाइप करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। देन देखो क्वेश्चन नंबर 83, तो 83 क्या कहा है कि बटर, कैरेट, पंपकिन एंड टोमेटो आर द गुड सोर्सेस ऑफ, ठीक है, यानी कि ये कौन से, उसके अंदर कौन से विटामिन प्रेजेंट होते हैं, कौन से विटामिन प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा विटामिन क्या आएगा यहाँ पर, ए आएगा, ठीक है ना, विटामिन क्या आएगा, ए आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, विटामिन ए। देन देखो नेक्स्ट क्या है, ऑड मैन आउट, रिंगवर्म, स्कैबीज, चिकनगुनिया एंड मिसल। तो इनमें से हमें क्या करना है, ऑड ऑन आउट को क्या करना है, फाइंड करना है। देखो बच्चों की रिंगवर्म जो होता है वो हमें वो क्या है, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है ना। देन मिसल्स क्या है, मिसल से पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। देन चिकनगुनिया क्या है, चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है ना। और स्कैबिज क्या है, तो स्कैबिज भी वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो देखो बच्चों कि चिकनगुनिया के अंदर क्या होता है कि जो डिसीज है वो कैसे स्प्रेड होता है, तो उसके अंदर वेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। मॉस्किटो क्या करता है, वो वेक्टर की तरह वो काम करता है, ठीक है। तो बाकी जो डिसीजेस है तो उसके अंदर तो कोई वेक्टर वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो चिकनगुनिया हमारा क्या आएगा यहाँ पर, ऑड आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वेक्टर्स वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। देन देखो नेक्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा है कि आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉपर्टी दैट द फॉलोइंग थिंग्स हैव, यानी कि ये जो फॉलोइंग थिंग्स है तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है हमें ये पहचानना है, ठीक है। अब देखो फूड है, वाटर है और इंसेक्ट है। देखो बच्चों फूड, वाटर, इंसेक्ट क्या करते हैं कि जो कोई डिसीज वगैरह है, ठीक है, तो डिसीज को क्या करते हैं, वो फैलाते हैं, ठीक है ना, यानी कि वेक्टर्स ऑफ डिसीजेस, ये क्या है, हमारे डिसीजेस के वेक्टर्स है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, सी करेक्ट है, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर कह रहा है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। फिगर देख के हमें आंसर करना है। कह रहा है स्टेट द सब्सटेंस डेट इन द गिवन ब्लैंक बॉक्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन। वाटर प्योरिफिकेशन में इस बॉक्स में, जो ये बॉक्स है यहाँ पे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ना क्लोथ्स आता है, कपड़ा आता है, तो इसमें क्लोथ्स का कौन सा ऑप्शन है, कॉटन है, इसीलिए 86 का सी आ जाएगा, कॉटन। आइए सर नेक्स्ट सवाल करिए फिजिक्स का। थैंक यू सर बुलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हेन यू राइड ए बाइसिकल, अगर बाइसिकल को हम क्या कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो स्टॉप पेडलिंग, और राइड करते टाइम क्या करोगे आप, कर दोगे, तो कुछ टाइम के बाद बाइसिकल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो इसकी भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। क्लियरली पता है, बॉल आगे जा रही है, कुछ टाइम बाद रुक जाती है, बाइसिकल को भी कुछ ना फोर्स जो है वो अब बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, अपोज कर रहा होगा। तो कौन सा फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स है ना। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही क्या होता है, वो जो बाइसिकल है कुछ टाइम आगे जाने हो जाएगी, रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मिरर वुड यू सी इफ यू वांट टू सी द डिटेल ऑफ योर फेस, अगर आपको आपकी फेस की डिटेल देखनी है, एंड इन ओरिजिनल प्रोपोर्शन, ओरिजिनल प्रोपोर्शन देखना है ना, क्योंकि
जब जो शेविंग मिरर वगैरह यूज करते हैं वो कॉनकेव मिरर यूज करता है, पर उसमें बड़ा करके दिखाता है, ओरिजिनल प्रोपोर्शन नहीं होता है। तो हमारा इसके हिसाब से हमको बेस मानना है ओरिजिनल प्रोपोर्शन को। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्लेन मिरर में जितने हाइट जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वही क्या होगी, साइज ऑफ इमेज के बराबर होगी। इसी वजह से हमें जो फेस का वो बेटर ऑप्शन कौन सा होगा? प्लेन मिरर होगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? क्वेश्चन नंबर 89 इसमें क्या कहा है? देखो कि जो कोई प्लांट्स है, तो PQRS प्लांट है, उसको क्या क्या है हमने बीकर के अंदर यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। और बीकर में क्या है? तो कलर्ड वाटर प्रेजेंट है। क्या है यहाँ पर? कलर्ड वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या कहा है कि ये जो बीकर है, तो बीकर के ऊपर क्या है? ऐसी ऑयल लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। P के अंदर प्रेजेंट है, Q के अंदर प्रेजेंट है और R के अंदर प्रेजेंट है। और जो Q जो है, तो Q के अंदर के जो प्लांट है उसके जो ल्यूज है वो ल्यूज हमें क्या किए हैं? रिमूव किए हैं, ठीक है ना। अब देखो इनमें क्या आपको कहा है कि अमंग द बीकर्स PQR इन विच बीकर विल द वाटर डिक्रीजेस फास्टर, यानी कि वाटर किसके अंदर फास्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो देखो बच्चों यहां पर तो क्या है? इंटेंस सनलाइट है, ठीक है ना। इंटेंस सनलाइट की वजह से क्या होगा? यहां पर जो वाटर है, वाटर जल्दी से वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहां पर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां पर करेक्ट है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ठीक है। कि कौन सा है? कि लीफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डेड डैश पॉइंट ऑन अ स्टेम, यानी कि स्टेम में ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जहां से क्या होते हैं? लीफ अराइज होते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारा क्या है? नोड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या है? करेक्ट है। देन देखो क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कीमोथेरेपी यूज्ड। कीमोथेरेपी क्या होती है बच्चों? कि कीमोथेरेपी एक ड्रग ट्रीटमेंट होती है। उसके अंदर क्या किया जाता है? कि कैंसर के अंदर क्या होता है? देखो कि ग्रोइंग सेल्स वगैरह होते हैं ना, उसको क्या करते हैं? हमें किल करने का कीमोथेरेपी से हम काम करते हैं, ठीक है ना। तो देखो कौन सा एक यहाँ पर डिसीज कैंसर है। कैंसर में क्या होता है? कीमोथेरेपी हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या यहाँ पर सही है? क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है? एक पर्सन है, इसकी जो हाइट है 6 फीट है ना, और कुछ कैलकुलेशन दे रही कि 1 फीट किसके बराबर होता है? 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है कि ये जो है ये किसके बराबर होगा? अगर 1 फीट में कितना हो रहा है? 30.48 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं बोल दूं 6 फीट में कितना होगा? 6 इंटू 30.48 सेंटीमीटर। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा? ये 6 8 जा 48 और 4 आ रहा है आपका क्या है ना, 6 4 जा 24, 24 और 4 कितना आएगा? 28, 2 कैरी आया तो फिर 0 आ रहा है 20, और 6 3 जा कितना आएगा? 18। 2 नंबर के बाद आप डेसिमल लगा दो। ये किस में आंसर आ रहा है? सेंटीमीटर में आ रहा है। 182.88 सेंटीमीटर है ना। अब सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं? ये मीटर में दे रखे हैं। तो क्या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करना आता आपको? 100 से डिवाइड कर दो, है ना। तो 100 से डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल है ये 2 नंबर और किधर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मतलब आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? 1.8288 मीटर। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 93 94 96 ये सारे सर एक साथ करवा देंगे आपको। हम अपने फिजिक्स का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, है ना। 97 और 98 की तरफ हम बढ़ते हैं कि द ओलंपिक फ्लेम इग्नाइट इन ओलंपिया ग्रीस एंड जर्नी टू द होस्ट सिटी, है ना। अब वहाँ पे मशाल वगैरह जो है उससे इग्नाइट किया जाता है, मतलब आगाज किया जाता है ना। तो आपको ये बताना है कि वो किससे ही होता है ना, लेंस वहाँ यूज नहीं होता है। और ये क्या कर रहा है? जनरेटिंग स्पार्क से नहीं होता, वो मिरर से क्या है? मशाल जलाई जाती है। और मिरर भी कौन सा रहता है? स्पेरिकल मिरर होता है ना। तो स्पेरिकल मिरर में कौन सा दे रखा है हमें? कॉनकेव मिरर दे रखा है ना। स्पेरिकल मिरर एक ही दे रखा है यहाँ पे, कौन सा? कॉनकेव मिरर। तो इसी से वो क्या जाती है? इग्नाइट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन स्पेस रिसर्च, और इसरो का ऐसा कौन सा मिशन था जो सन की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था, है ना। तो आपको सभी को पता ये था आदित्य L1 है ना, अभी लेटेस्ट ही था। तो आदित्य L1 ऐसा कैसा मिशन था इसरो का जो सन के और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में क्या गया स्टडी के बारे में लॉन्च किया गया था। अगला यू वांट टू एक्सप्लेन द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर ऑन अर्थ पे पूछा है ना। तो आपको एक चीज पता होगी
क्या कि ये वाली जो है अपने डिग्री पे कुछ 73.5 डिग्री इंक्लाइंड होती है, तो ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों पे ही क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे और अर्थ पे लॉन्गेस्ट डे कितना होता है, 21 जून को होता है। तो इन दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में एक आंसर होगा। तो इक्वेटर नहीं होगा, नॉर्थ पोल नहीं होगा, प्राइम मेरिडियन में ये आंसर नहीं है। और नॉर्थर्न ट्रॉपिक मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में ऊपर के बात कर रहा है। तो हम बात करेंगे किसकी, 99 में जो है आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एक बार डिस्कस। ये देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, इमेजिन यू आर डिजाइनिंग अ रीयूजेबल प्लास्टिक वाटर बॉटल। आप प्लास्टिक वाटर बॉटल बना रहे हो। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड चूज द सही ऑप्शन। रीयूजेबल प्लास्टिक बॉटल बनाने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। तो देखो पहला कह रहा है वेट, ज्यादा वेट हमें नहीं चाहिए। तीसरे में कह रहा है केमिकली रिएक्ट करने वाला भी हमें नहीं चाहिए। चौथे में कह रहा है बायोडिग्रेडेबल, ये भी हमें नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब टिकाऊ होना चाहिए। केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब जल्दी रिएक्शन ना करे, और हल्का होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आ गया। 94 नंबर एक बार सवाल देखिए क्या कह रहा है। 94 नंबर कह रहा है कि लुक एट द डायग्राम ऑफ फायर टैंगल। ओके, आग लगाने के लिए तीन चीज चाहिए होती है, एक तो हीट, एक फ्यूल, और तीसरा जो ऑक्सीजन, जो बर्निंग को सपोर्ट करेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फायर ट्रायंगल में ये तीन चीज। आगे गैसोहोल। गैसोहोल क्या होता है, गैसोहोल तब बनता है जब आप पेट्रोल के अंदर एक अल्कोहल मिक्स कर दो, और उस अल्कोहल को कहा जाता है इथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, गैसोहोल। ठीक है, आगे देखो शुगर केन में जो शुगर होता है वो कौन सी होती है। तो शुगर केन में जो शुगर होता है उसे हम सुक्रोज कहते हैं, और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H20O11। ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये हो गया था। एक सवाल और है, तो इसका आंसर शुगर टिक कर लेंगे। इसका आंसर तो शुगर टिक कर लेंगे, शुगर आएगा सुक्रोज का। लास्ट क्वेश्चन, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। पहला कह रहा है एक खाली बोतल खाली दिखेगी। अरे भैया वो तो खाली ही है, तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि एक खाली बोतल में एयर होता है, बिल्कुल सही बात है, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि एक स्टील की बोतल ओपेक होती है, सही कह रहा है, स्टील की बोतल ओपेक होती है। चौथा कह रहा है कि खाली बोतल का मास ही नहीं होता। भैया खाली बोतल भी मैटर है, और मैटर का मास जरूर होता है। ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो थैंक यू सो मच, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सर ये क्लोजिंग सेरेमनी देने से पहले एक बार बता दूं, क्वेश्चन नंबर 60 में जो बोला था ना, ऑफ लाइट नहीं प्रेजेंस ऑफ लाइट है, तो आपका आंसर करेक्ट कर लेना, बाद में नहीं कि सर आपने एब्सेंस ऑफ लाइट बताया था, है ना। चलो सर। ओके सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ते रहिए, जिनका लेवल 2 के लिए रिजल्ट आ जाए तो प्लीज़ हमारी ब्रांच कांटेक्ट करिए, हम लेवल 2 की तैयारी करवाएंगे, प्रैक्टिकल सारा लिखवाएंगे, दिखाएंगे प्रैक्टिकल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।